Children, the next point which promoted nationalism in India is binding influence of the means of transport. It is given on the screen here. In this, transportation started by Britishers. They started railways and they started other roadways also. So in this way, the people from different corners of India, they start moving from one place to another place, and they start meeting also. They shared their views, ideas with them. एक दूसरे से मिलना शुरू हुआ, लोग ट्रेन पे बैठते थे, आपस में बात करते थे, तो इस तरह से एक दूसरे के आइडियाज़ पास होना स्टार्ट हो गए और लोगों को ये समझ में आया कि हमारा देश एक है और हम सब का दुश्मन एक ही है और हम सबको परेशान करने वाला एक ही है और वो है ब्रिटिश। तो हम सबको मिलकर अपना देश चलाना है और इनको यहाँ से भगाना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट which is the factor of promotion which promoted the nationalism in India is Western thought and education. Western thought and education का मतलब है कि English people or Britishers started education in India and they have the motive to train the Indians to help them, to assist them in their administrative work. वो चाहते थे कि इंडियंस को हम पढ़ा लिखा दें, अपनी भाषा बता दें, जिससे कि जो हमें काम करना है उसमें इंडियंस को एज वर्कर्स यूज़ किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिशर्स को इंडिया लाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा यहाँ एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ के लोग जो पढ़ेंगे लिखेंगे उनको हम अपने तरीके से समझा लेंगे और अपना काम निकालेंगे। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की, उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ। उनको ये पता चला कि अंग्रेज़ जो थे वो हमेशा बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। मतलब कहने का उनका एक किंग था जो बहुत क्रूएल था, उसको उन लोगों ने मार दिया था, जिसका नाम किंग चार्ल्स फर्स्ट था। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जब ये अंग्रेज़ ही अपने लोगों को मार सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ठीक से रूल नहीं कर रहा था, तो ये अगर अंग्रेज़ गलत काम कर रहे हैं तो हम इनको भी यहाँ से भगा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज़ इंडियंस को मिले वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू। वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब इंडिया से वेस्ट में पड़ता है यूरोप, तो वहाँ से आई हुई एजुकेशन को वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हमें समझना है वो है इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया, इंडियन प्रेस का मतलब होता है कि जो बुक्स या पेपर्स यहाँ छपते थे, न्यूज़पेपर्स छपते थे, उसको इंडियन प्रेस में काउंट किया जाता है। तो बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारे अखबार छपते थे जिसमें इंडिया के लोग अपने विचार लिखते थे, बताते थे, और जिससे कि पढ़कर इंडियंस को समझ में आता था कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या गलत कर रहे हैं। और जब वो ये सुनते थे या पढ़ते थे तो उनको अपने देश के लिए ज़्यादा लगाव हो जाता था और वो सोचते थे कि किसी भी तरह से ये ब्रिटिशर्स यहाँ से निकल जाएं। और एक तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग, पैट्रियटिज़म की फीलिंग, देशभक्ति की फीलिंग उनके अंदर ग्रो होती थी। तो ये इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर भी बहुत बड़ा रीज़न था। किस चीज़ का रीज़न था? फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। After that, 9th point is given here, rediscovery of India's glorious past. जैसे ब्रिटिशर्स ये कहते थे इंडियंस को कि देखो तुम लोग जो है ठीक से रूल भी नहीं कर पाते हो और हम बाहर से आए हुए हैं और हम तुम्हारे ऊपर बेहतर तरीके से रूल करते हैं। तुम्हारे यहाँ कोई अच्छे किंग्स या क्वींस नहीं हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ आपकी अच्छी नहीं है। तो धीरे धीरे जो हमारे देश के लीडर्स थे उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, और कुछ जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो भी यूरोप से आए या ब्रिटेन से आए और उन्होंने हमारे यहाँ के राजाओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया जो प्रीवियसली थे। और धीरे धीरे ये समझ में आया कि हमारे यहाँ के जो किंग्स और क्वींस थे वो बहुत बेहतर थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट किया था।
तो ये सारी चीज़ें जो है रीडिस्कवर की गई, लोगों को समझाई गई कि हमारे जो किंग्स और क्वींस थे उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, उन्होंने भी हमारे देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए काम किया है। तो ये इसमें आ जाता है। इसके बाद में जो टॉपिक है हमारा वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब देखिए इसमें भी है कि नेशनलिज़म कैसे बढ़ा। हमारे देश में कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिन्होंने बहुत सारे काम किए, अपने जो भी आसपास उनके बुराइयां थी उनको दूर करने का काम किया और लोगों के अंदर देश के प्रति थोड़ा सा बेहतर फीलिंग्स लाने का काम किया। तो इसमें एक नाम आता है राजा राम मोहन राय का। ये 1772 में पैदा हुए थे, बर्थ हुई थी और 1833 में इनकी डेथ हुई थी। टू रिफॉर्म द इंडियन रिलीजन एंड सोसाइटी ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रह्म समाज। और इन्होंने भारत के लोगों को जो थोड़ा सा पिछड़ी सोच रखते थे उनको समझाने के लिए एक नया एक तरह से सोशल ग्रुप बनाया था जिसे इन्होंने ब्रह्म समाज नाम दिया था 1828 में। इट वॉज़ नॉट मेयरली अ रिलीजियस मूवमेंट, मतलब इसको एक तरह से तो धर्म के लिए रखा गया था कि जो हमारे पिछले धर्म में कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए, जैसे छुआछूत वगैरह हुआ करती थी या विडो रीमैरिज नहीं हो सकता था, बाल विवाह हुआ करता था, ये सारी बुराइयां थी। इनको दूर करने के लिए इन्होंने एक नया समाज स्टार्ट किया जिसे ब्रह्म समाज कहा गया। और उनकी जो थॉट्स थे वो बहुत अवेकनिंग थे, मॉडर्न थे। अब इसमें एक पहला हेडिंग इनके बारे में दिया गया है हिज अप्रोच टू रिलीजन, मतलब उन्होंने रिलीजन को अप्रोच किया और अपने रिलीजन को बेहतर करने के लिए काम किया। और वो थोड़ा सा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से भी इंस्पायर्ड थे और उन्होंने कुछ उनकी अच्छाइयाँ भी हिंदू धर्म में शामिल करने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने लिबर्टी मतलब आज़ादी, फ्रीडम देने की कोशिश की समाज के लोगों को, स्पेशली महिलाओं को, वुमेन को राइट्स, और कुछ उन्होंने प्रेस को भी फ्री किया कि किसी तरह से वो लोगों को अच्छी बातें सिखा सकें। तो राजा राम मोहन राय का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें हमें राजा राम मोहन राय के 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं जो मैंने आपको बताया, हिज अप्रोच टू रिलीजन एंड लिबर्टी, राइट्स एंड फ्री प्रेस। इसके बाद में इसमें एक और है कि हिज इकोनॉमिक आइडियाज़। तो राजा राम मोहन राय जो है वो सिर्फ रिलीजन को लेकर के नहीं, उन्होंने देश को इकोनॉमिक में भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, मतलब प्रॉफिट्स की भी बात की उन्होंने। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ही इन द सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ही अप्राइज्ड ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल इन इंडिया। उन्होंने जब वो सेलेक्ट हुए एक ब्रिटिश पार्लियामेंट की कमेटी में, तो वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट में ब्रिटिश ऑफिसर्स को बताया कि देखिए भाई इंडिया की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो बहुत पुअर है और इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो राजा राम मोहन राय ने दिए हैं। इसके बाद में एक और सोशल वर्कर थे जिनका नाम है ज्योतिबा फूले। ये 1827 में पैदा हुए थे और 1890 में इनकी डेथ हुई थी। इनके भी हमें 2 कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं जो कि सिलेबस में है। ज्योतिबा फूले was a highly admired social reformer of the 19th century. He did a great work for the upliftment of the depressed classes. Depressed classes का मतलब होता है backward classes, especially जो बहुत लोअर कास्ट थी उनको, उनके साथ छुआछूत और इस तरह से समाज में बहुत गलत होता था उनके साथ में, उनको बराबरी का अधिकार नहीं था। तो इसके लिए इन्होंने दलित समाज के लिए, ये लिखा हुआ है, दलित समाज के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए और उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की। इसमें ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 टू मेडिकेट द डिस्ट्रेस एंड सफरिंग्स ऑफ द दलित्स एंड वुमेन।
दलित्स और वुमेन की प्रॉब्लम्स को, उनकी जो सफरिंग्स थी उनको कम करने के लिए इन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी 1873, जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। फूले प्रेज्ड द ब्रिटिश रूल, और फूले जो थे वो ब्रिटिश रूल की भी तारीफ़ किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो ब्रिटिश है उन्होंने इंडियंस को एक टूल दिया है। सबसे पहला तो उन्होंने एजुकेशन दी थी, दूसरी बात उन्होंने सोशल इनजस्टिस जो होते थे उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। जैसे ब्रिटिशर्स ने विधवा विवाह स्टार्ट किया था और बाल विवाह को रोक दिया था। तो इस तरह से कुछ अच्छे काम उन्होंने किए थे जिसको फूले प्रेज करते थे। तो यहाँ पर हमें इनके 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस को लर्न करना है, लिखना है अपनी कॉपीज़ में। तो आई होप children you understand the factors of promoting nationalism in India. Thank you.